टाइटल है वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम एंड डीएनए। सबसे पहले थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में ये बताया है कि आपको पता है कि जेनेटिक्स जो थे, जेनेटिक्स की जो बुनियाद थी वो किसने रखी थी, और जॉर्ज मेंडल ने जो तजर्बात पेश किए थे वो क्या थे, वो थे एक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली, एब्स्ट्रैक्ट थे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ख्याली तजर्बात थे, यानी ख्याली से मुराद ये है कि उसके अंदर उनको उस ज़माने में ना क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना जीन्स के बारे में पता था। वो कहते थे कि ईच ट्रेट, हर एक जो ट्रेट है, हर एक खूबी है, ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय उन्होंने कहा था फैक्टर्स, यही वर्ड यूज किया था। फैक्टर्स जो हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स को एक और वर्ड भी यूज कर सकते थे वहां पे, एलिमेंटन। लेकिन आज इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग मानते हैं या जानते हैं किस नाम से, जीन के नाम से। अब उस जमाने में क्योंकि जीन, क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो हर खूबी को कौन सी चीज कंट्रोल करती है, फैक्टर्स। आपने देखा था कि ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स, याद आ गया। तो ये फैक्टर्स थे उस जमाने में। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई और एक ब्रांच आई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत एडवांस एक ब्रांच थी, जिसमें हमें बाकायदा इसका तो पता ही था, चल गया कि जीन्स जो होते हैं, जीन्स रिजाइड ऑन क्रोमोसोम्स, और ये भी पता चल गया हमें कि यही वो जीन्स हैं जिनको मेंडल जो था वो फैक्टर्स कहा करता था, ठीक है। तो ये आगे जीन्स रिजाइड ऑन क्रोमोसोम, और ये जैसे ये क्रोमोसोम है और हमारे जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर क्या करते हैं, रिजाइड। ये देखें, ये सारे के सारे क्या हैं, जीन्स। आज हम लोगों को ना सिर्फ जीन्स के बारे में पता है, हमें उनकी लोकेशन के बारे में भी पता है। लोकेशन कि कौन सी खूबी का जीन किस क्रोमोसोम पे है। जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो वाई जीन पे कौन सा, वाई क्रोमोसोम पे कौन सा जीन होता है, SRY, ठीक है। आपने ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा, हमें पता है। आज हमें इसके एक्सप्रेशन का भी पता है कि कौन सा जीन कौन सा काम करता है। हमें हर क्रोमोसोम के बारे में पता है कि हर एक क्रोमोसोम पे कितने जीन्स हैं और वो किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा, हमें म्यूटेशंस के बारे में भी पता है। म्यूटेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, DNA में तब्दीली को बोलते हैं। जैसे आपने मल्टीपल अलील पढ़ा, मल्टीपल अलील में क्या था, जीन आई था, म्यूटेशन हुई तो अलील A भी बन सकता है, B भी बन सकता है और I भी बन सकता है। तो आज हमें काफ़ी हद तक इन बातों का पता है। तो इसमें स्टार्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली वो होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हम क्रोमोसोम तक पहुंचे कैसे और क्रोमोसोम के ऊपर ये कैसे पता लगा कि जीन्स होते हैं। तो ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले हमें ये तो पता है कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? सबसे पहले जिस शख्स ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया उस शख्स का नाम था वाल्डर फ्लेमिंग। वाल्डर फ्लेमिंग उस साइंसदान का नाम था। और इसने क्रोमोसोम को कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने क्रोमोसोम को ऐसे डिस्कवर किया कि ही वॉज ऑब्जर्विंग द डिवाइडिंग लार्वा ऑफ सैलामेंडर, डिवाइडिंग
लार्वा ऑफ सैलामेंडर। सैलामेंडर जो है एक एम्फीबियन है। तो इसको जब इसने देखा तो इन्होंने पहली दफ़ा उसके, आपको पता है क्रोमोसोम जो हैं वो अपीयर ही कब होते हैं, जब सेल क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। तो इन्होंने डिवाइडिंग सेल के अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे और इस तरह से क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हुए, डिस्कवर हुए। बात समझ में आ गई। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो उस साइंसदान का नाम था वाल डायर उनका नाम था। और क्रोमोसोम का लफ्जी मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, ये इसका लफ्जी मतलब है। और क्रोमोसोम की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले यूज की थी वाल डायर ने। बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से, लेकिन अभी भी किसी को इसके फंक्शन के बारे में नहीं पता था, जीन्स के बारे में नहीं पता था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आते हैं और इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। इसका जो बाकायदा जो आगाज़ हुआ दो साइंसदानों की तरफ से हुआ, और वो दो साइंसदान कौन कौन से थे। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वाल्टर सटन थे एक साइंटिस्ट, और एक का नाम था थियोडोर बोवेराय। ये जो दो साइंसदान थे, इन्होंने कहा कि हमें ये लगता है, बल्कि इससे पहले एक बात और रह गई है, इससे पहले एक बात ये रह गई कि 1865 के अंदर जब मेंडल्स ने अपना लॉ पेश किया था, उसके बाद एक और साइंसदान थे, एक का नाम था कॉरेंस, एक का नाम था शर्मैक, और तीसरे का नाम क्या था, डी वेरीज। ये तीन साइंसदानों ने मेंडल के काम को दोबारा परफॉर्म किया था 1900 में, और इनके काम को कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। यानी इन्होंने मेंडल के काम को दोबारा किया, लेकिन इस बार काम में थोड़ा मुख्तलिफ क्या था कि इन्होंने क्रोमोसोम की बेस पे किया। मेंडल ने तो ये कहा था कि फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो गैमीट बनाते वक्त क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली ये क्या चीज़ होते हैं, क्रोमोसोम जो हैं ये बेसिकली पैरेलल होते हैं, और जब गैमीट बनते हैं तो जैसे आपने देखा था कैपिटल आर, एक गैमीट में कैपिटल आर चला गया था, दूसरे में भी क्या चला गया था, कैपिटल आर। वो बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, वो क्रोमोसोम होते हैं। जब गैमीट बनते हैं तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो काम वही किया था जो मेंडल ने किया था, मेंडल्स के लॉस को ही प्रूफ किया था, लेकिन ऑन दी बिहाफ ऑफ किस पे, क्रोमोसोम पे। वर्ड अब यूज हो रहा था कौन से वाला, क्रोमोसोम पे। फिर इसी तरह मामला जो है वो आगे चलता रहा। तो दो साइंसदान, एक का नाम था अमेरिकन वाल्टर सटन और दूसरे साइंसदान का नाम था थियोडोर बोवेराय। ये दो साइंसदान थे। इन्होंने कहा कि लगता ऐसे है कि जिस तरह मेंडल ने कहा था कि ये जो सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स हैं, जैसे आपने देखा कि बेसिकली कैपिटल आर और हमने जब क्या किया था स्मॉल आर, तो गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है, तो क्या बनते हैं, कैपिटल आर, यानी हर गैमीट में दो अलील्स में से एक अलील आता है। कहता लगता ऐसे है कि क्रोमोसोम भी जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में क्रोमोसोम भी वैसे ही एक दूसरे से क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो कहीं मेंडल जो था वो इन क्रोमोसोम्स के बारे में बात तो नहीं कर रहा था, या ये अलील्स का ताल्लुक इन क्रोमोसोम्स के साथ तो नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि तरक्की हो गई ना। तो इस बात पे अभी यहाँ पे आए हुए थे कि जी क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं जैसे। और इसी तरह मेंडल ने भी यही कहा था कि दो अलील्स में से गैमीट को कितने अलील मिलते हैं, एक ट्रेट का एक अलील मिलता है।
इसी तरह जब उन्होंने मियोसिस को देखा तो मियोसिस में भी दो जो पेयर क्रोमोसोम है उनमें से हर एक को क्या मिलता है, एक हर गैमीट को एक क्रोमोसोम मिलता है, यानी हर चीज क्या चीज नजर आ रही थी, पैरेलल नजर आ रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स बेसिकली किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो इसमें चेक ये करना था कि अब ये क्योंकि क्रोमोसोम, गैमीट्स की बात अगर हम करें तो गैमीट्स में क्या होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक क्या होता है, एग। तो यहां पे आ गया एग आ गया और यहां पे क्या चीज आ गई, स्पर्म आ गई। अब स्पर्म जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा बड़ा है और उसका साइटोप्लाज्म क्या है, थोड़ा सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट मस्ट रिजाइड इन द न्यूक्लियस, यानी ये अगर स्पर्म है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, क्रोमोसोम। ये एग है, इसके न्यूक्लियस में भी क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। और सेग्रीगेशन भी कौन करता है, क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि खूबियां हो सकता है कि इसमें मौजूद हो क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि ये क्रोमोसोम जब गैमीट बनते हैं तो हर खूबी के दो अलील में से एक अलील आता है, दूसरा अलील दूसरे गैमीट में जाता है। तो इन दोनों में भी है, क्योंकि ये दोनों किससे बनते हैं, स्पर्म से बनते हैं, तो लिहाजा इसमें भी एक एक क्रोमोसोम होता है, इसमें भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, जो दोनों मिलने के बाद क्या बन जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं। तो कहता लग ऐसे रहा है जैसे मेंडल एक्चुअली इन क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहा था। बात समझ में आ गई है। फिर लोगों ने ये कहा, लोगों की कुछ इसके बारे में रिजर्वेशंस थी। लोगों ने कहा जी चले मान लेते हैं कि अगर आपकी बात ठीक है कि मेंडल की जो बात थी वो ये क्रोमोसोम्स के हवाले से थी कि गैमीट्स जब बनते हैं तो अलील हाफ होते हैं, क्रोमोसोम भी हाफ होते हैं, चले यहाँ तक तो बात मान लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी हम लोग मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब दें। वो सवाल ये था कि why the total number of genes, the total number of genes exceed number of chromosomes, चले इस बात का जवाब दे दें। वो कहता है कि जो जीन्स हैं, अगर आप कहते हैं कि जीन्स जो हैं क्रोमोसोम पे होते हैं तो जीन्स की तादाद क्रोमोसोम की तादाद से ज्यादा क्यों होती है। मिसाल के तौर पे इसको कहना का मतलब क्या है कि फर्ज करते हैं इंसान के पास हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, 46। लेकिन अगर आप अपनी खूबियां देखें वो हजारों में और लाखों में हैं। तो क्रोमोसोम भी क्या होने चाहिए थे, हजारों में और लाखों में। लेकिन यानी उस जमाने में ये नहीं पता था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कई कई हजार जीन भी हो सकते हैं। समझ आ गई। तो क्वेश्चन उनका ये आ गया कि हम हर बात मान लेते हैं, हाँ जी ये भी हो रहा है, वो हाफ भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बताएं कि जीन्स या खूबियां किसी भी जानदार की ज्यादा होती हैं जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका जवाब फिर दिया एक साइंसदान ने, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था, पढ़ भी चुके हैं, उनका नाम था जी थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने आके इसका जवाब दिया, जो कि आपको बखूबी पता है, पूरा चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने बेसिकली ये बताया, थॉमस हंट मॉर्गन, और आपको ये भी याद होगा कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला पे काम किया था। तो दिस इज ड्रोसोफिला। और आपको याद होगा इन्होंने एक पहली दफ़ा एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर लिंक्ड, याद आ गया, लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम। जैसे आपको याद होगा कि जो आई कलर का जीन था, आई कलर का जीन वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता, वो किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। याद आ गया आपको। तो एक्स क्रोमोसोम पे हमने पढ़ा था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सब पढ़े थे हमने। तो ये जो आई कलर के जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम। इसी तरह उन्होंने कहा कि हर जो क्रोमोसोम है वो उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स, एंड दैट जीन्स आर
लिंक्ड ऑन द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम एक हो सकता है लेकिन उस पे जो जीन्स हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और यही इस बात का जवाब था कि जनाब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम क्यों होते हैं और जीन्स ज्यादा क्यों होते, बस एक हो सकती है लेकिन हो सकता है उसमें मुसाफिर कितने बैठे हों, 50 बैठे हों, 60 बैठे हों। तो इस तरह हमारे जो जीन्स हैं वो अकोमोडेट होते हैं क्रोमोसोम। तो लिहाजा इसका एंड ये करना है कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये किसी एक साइंसदान का काम नहीं है। इस पर नंबर ऑफ साइंटिस्ट जिनके नाम आपने पढ़े अभी, सबसे पहले आप किसका जिक्र करेंगे, मेंडल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप डिस्कवरी वाल्टर फ्लेमिंग का जिक्र करेंगे, फिर किसका जिक्र करेंगे, वाल्ट डायर का, फिर ये 3 साइंसदान कॉरन, शर्मैक और डी वेरिस का, फिर उसके बाद वाल्टर सटन का, बोवेराई का, और अल्टीमेटली इसको एंड कहाँ पे करना है लाके, हाँ जी इस पे करेंगे लाके, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन पे। तो ये तमाम यहाँ पे आके क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो डिस्कवर हुई और वाकई पता लग गया कि क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटी मटीरियल एंड द जीन्स रिजाइड ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका होगा।